नमस्कार, मैं ऋत्विक बांबा इस कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन का शिक्षण सहायक हूँ। आज के ट्यूटोरियल का हमारा विषय है संज्ञानात्मक पहलू। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन यानी अच्छा डिज़ाइन वर्सेस ख़राब डिज़ाइन पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक डिज़ाइन को अच्छा बनाती हैं। उसके बाद हम इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी पे आए, जहाँ पे हमने देखा कि इंक्लूसिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में बोलते हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो उपकरण है, यंत्र है, डिज़ाइन है, वो उन सब तक पहुंचना चाहिए। जहाँ तक बात रही एक्सेसिबिलिटी की, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग तरीके के दिव्यांग लोगों तक अपनी ये तकनीक, उपकरण, यंत्र, डिज़ाइन हम उन तक पहुंचा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लोग, दिव्यांग लोग हमारी डिज़ाइन को यूज़ कर सकें। उसके बाद हमने 5 मुख्य डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़े, जो कि हैं विजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट्स और अफोर्डेंस। विजिबिलिटी कहती है कि हमें जो डिज़ाइन ज़्यादा दिखेगा, जो चीज़, जो विकल्प हमें ज़्यादा दिखेगा, वो हम उसे उतना ही अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। फीडबैक यानी कि हमें पता हो कि हमने क्या कोई गतिविधि पूरी करी है, किसी बटन को दबाया है तो हमें माउस का बटन दबाने पे आवाज़ आती है, हमें पता चल रहा है हमने क्या किया है। कंसिस्टेंसी यानी कि हर तरफ ही वो डिज़ाइन एक ही तरह से चल रहा हो। जैसे बैक बटन सभी वेबसाइट्स पे उल्टे हाथ को ऊपर कोने में होता है। सभी लैपटॉप्स का कीबोर्ड ज़्यादातर एक ही जैसा होता है। कंस्ट्रेंट्स यानी कि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उन्हें हम लिमिट करें, उन्हें रोकें, हम उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प ना दें ताकि वो परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। और आखिर में हमारे पास है अफोर्डेंस। अफोर्डेंस कहता है कि कोई भी डिज़ाइन खुद ब खुद बता पाए कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे एक दरवाजे पे हैंडल हमें बताता है कि हमें उसे खींचना है। इसके बाद हमने इंटरैक्शन डिज़ाइन प्रोसेस की 4 मुख्य गतिविधियों पे ध्यान दिया, जो कि हैं एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स, ये देखना कि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से हमें उनकी दिक्कतों का हल करते हुए अलग अलग डिज़ाइन बनाने हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाने हैं। जिसके बाद उन ऑल्टरनेटिव्स के हम इंटरैक्टिव वर्जन्स बनाएंगे, जो असल में हमारे उपयोगकर्ताओं से वार्तालाप करके हमें बता पाए कि क्या वो असली में ऐसा कर पा रहे हैं। और आखिरकार हमारे पास इवैल्यूएटिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन, हमारा यंत्र, हमारा उपकरण कितना अच्छे तरीके से यूज़र्स की जो दिक्कतें हैं उन्हें हल कर पा रहा है। इवैल्यूएटिंग के बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, अगर इवैल्यूएशन सही गई, वरना हम वापस उसी एक चक्र में चलते हैं और वापस जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम ये वापस अपना नए प्रोडक्ट पे आते हैं। आखिरकार हमने डबल डायमंड पढ़ा, जहाँ पे हमने दिक्कत के बारे में सब जाना, एक दिक्कत पे ध्यान दिया, उसके लिए हल ढूंढे और उन हल में से सबसे अच्छे हल को फाइनलाइज करके अपना फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। उसके बाद हमने यूज़र पर्सोना देखे, कैसे बनाते हैं यूज़र पर्सोना, एम्पैथी मैप्स हमने देखे काफ़ी सारे। उसके बाद मेंटल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। मेंटल मॉडल होता है जो हमारे उपयोगकर्ता, जो यूज़र है, उसके मन में होता है किसी
एक डिज़ाइन को लेकर, जबकि एक कंसेप्चुअल मॉडल हमारे डिज़ाइनर के मन में होता है। एक डिज़ाइन अच्छा कहलाएगा अगर वो उपयोगकर्ता के मेंटल मॉडल को डिज़ाइनर के कंसेप्चुअल मॉडल से मैच करा पाए, मेल करा पाए। जितना ही एक यूज़र का मेंटल मॉडल, एक उपयोगकर्ता का मेंटल मॉडल डिज़ाइनर के कंसेप्चुअल मॉडल से मेल खाएगा, डिज़ाइन उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हम आते हैं कॉग्निशन पर। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। कॉग्निशन में काफ़ी सारी गतिविधियाँ आती हैं, जैसे कि सोचना, याद करना, समझना, सपने लेना, किसी दिक्कत का हल करना, और यहाँ तक कि पढ़ना, लिखना, बोलना आदि। अब हमारे पास काफ़ी सारी संज्ञानात्मक गतिविधियाँ हैं, जिनमें आते हैं अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग। ये सब क्या होते हैं हम एक एक करके देखेंगे अभी। अटेंशन यानी कि हम किसी वस्तु पर, किसी इंसान पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। परसेप्शन यानी कि हमने किसी चीज़ को देखा तो हमने अपने मन में उसके बारे में क्या सोचा, क्या एक परसेप्शन बनाई उसके बारे में। मेमोरी यानी कि पढ़ के कुछ याद करना, और फिर रीडिंग, स्पीकिंग यानी कि हम कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ सुनेंगे। ये सब भी हमारे कॉग्निशन में ही आता है। चलिए अब हम एक ऐसा ही वीडियो देखेंगे जिसमें हम ध्यान देने पर ही फोकस करेंगे। आप जैसे जैसे ये वीडियो देखेंगे हमें ये देखना है कि जो वाइट पहने हुए प्लेयर्स हैं उन्होंने इस गेंद को कितनी बार पास किया। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो ये सफ़ेद टी शर्ट वाले हैं ये कितनी बार गेंद को आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। कितनी बार आपने गिना? असल में उन्होंने 15 बार पास किया। क्या आप सही थे? बट क्या आपने बीच में आए उस बंदर को देखा जब वो लोग पास कर रहे थे बॉल एक दूसरे को? आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा इसे, या देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपका ध्यान ये गिनने पर था कि सफ़ेद शर्ट वाले लोगों ने आपस में कितनी बार बॉल को काउंट करा। इसके बाद हम आते हैं संज्ञानात्मक भार यानी कि कॉग्निटिव लोड। क्या होता है कॉग्निटिव लोड? सरल शब्दों में देखें तो संज्ञानात्मक भार हमारे दिमाग में कितनी एनर्जी लगी, कितनी ऊर्जा लगी हमारे दिमाग से कोई भी गतिविधि पूरी करने में, या फिर कितनी ऊर्जा लगी हमारे दिमाग की कोई टास्क पूरा करने में, या फिर कितने मेंटल रिसोर्स लगे, कितना हमारा दिमाग चला कोई काम करने में या सिस्टम को चलाने में। हम कॉग्निटिव लोड यानी कि संज्ञानात्मक भार को दिमाग की ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो किसी काम को, किसी विकल्प को, किसी फीचर को यूज़ करने में लगाई जाती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग की जो लिमिट है, जो सीमा, दिमाग की जो सीमा है उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे पूरी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर लोग परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इससे हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है और कुछ चीज़ें ड्रॉप की जा सकती हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के संज्ञानात्मक भार। सबसे पहले इंट्रिंसिक यानी कि अंदरूनी। ये होता है कि हमारे दिमाग में से कितना भार लगाया जा रहा है कोई काम करने में, कुछ याद करने में नया। ये ज़रूरी है, ये लगाया जाएगा, आप कुछ भी कीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अगर हम कोई नई वेबसाइट खोलें तो हमें कुछ समय लगता है उसे समझने में, उसके साथ काम करने में आसानी से। इसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रानस कॉग्निटिव लोड को, यानी कि बाहरी संज्ञानात्मक भार। ये हमारे दिमाग की वो ऊर्जा होती है जो हमें चाहिए होती है कोई नया प्रोडक्ट के साथ काम करने में, बट उसमें हमारी मदद नहीं करता समझने में। ये किया जा सकता है कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट एक ख़राब डिज़ाइन के साथ हम इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बेफिजूल के अलग अलग अक्षर लिखे गए हों, बेफिजूल में कोई ज़्यादा ही फैंसी सी फ़ॉन्ट में लिखा जा रहा हो कुछ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे बाहरी संज्ञानात्मक भार को बढ़ा सकती हैं। और आखिरी है हमारा जर्मेन कॉग्निटिव लोड, यानी कि सार्थक संज्ञानात्मक भार। ये वो दिमागी ऊर्जा होती है जो हम किसी चीज़ को याद करने में खर्च कर देते हैं। चलिए एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि संज्ञानात्मक भार क्या होता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से, कौन सा विकल्प इन दोनों में से आसान है समझने में और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा भार नहीं दे रहा। हम इसे बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको समझ आने लगेगा कि कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शन ए में जिन्हें ध्यान में रखा जा रहा है, जिन्हें ध्यान से उभारा जा रहा है, जिससे हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें चेकआउट करना है तो हमें दिख रहा है कि ये चेकआउट का विकल्प सीधा यहाँ पे दिया गया है। जबकि ऑप्शन बी में सब कुछ इतना ज़्यादा फैले हुए तरीके से दिया गया है कि कुछ भी एक चीज़ ढूंढना अपने आप में एक मुसीबत का काम लग रहा है। ये देखकर हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए, पहला विकल्प, हमें कम कॉग्निटिव लोड दे रहा है, कम संज्ञानात्मक भार दे रहा है। आइए हम कुछ वजहें समझेंगे जिन वजहों से होता है संज्ञानात्मक भार। सबसे पहले तो फिजूल की फ़ोटोएं और ऐसी लिखावटें जो ज़रूरी नहीं हैं। जब हमारे यूज़र एक जगह से दूसरी जगह बार बार भेजा जा रहा है, रीडायरेक्ट किया जा रहा है, इससे यूज़र परेशान होता है और मुश्किल करता है उसका ये काम पूरा करना, और इससे एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस पैदा होता है। जब हमें कोई फीडबैक ना मिले, जब कोई फॉर्म सबमिशन फेल हो गया हो, तो भी हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा बहुत हुआ होगा कि आप कहीं पेमेंट करने गए, आपने अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करी, पैसा दिया, पर वो पेमेंट कंफर्म नहीं हुई, वहाँ पे वो चक्री घूमने लगी, बट किसी भी वजह से वो पेमेंट नहीं हुई। अब जब तक वो आपको बताएगा नहीं कि आपके पैसे कट चुके हैं या नहीं कटे हैं, तब तक आप फिर से नहीं करेंगे शायद, इस डर से कि क्या पता आपके पैसे 2 बार कट जाएं। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। और आखिरकार फिजूल की चीज़ें जो दी जा रही हैं, फ़ोटोएं, इस तरह के कुछ एक्शन स्क्रीन पे हैं, कुछ विकल्प हैं जिनका कुछ वहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
हमने ये तो समझ लिया कि क्यों होता है संज्ञानात्मक भार। अब आइए कुछ पहलू ये भी देखते हैं कि हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। हम अपने सभी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे हमारे उपयोगकर्ता बिना किसी दिक्कत के कोई भी विकल्प ढूंढ सकें। फिजूल की चीज़ों को हटा देना चाहिए, इससे हमारे उपयोगकर्ता के मन में मानसिक ऊर्जा ज़्यादा इस्तेमाल होगी। डी क्लटर कर दिया जाए डिज़ाइन को, यानी कि बहुत ज़्यादा ही फैंसी फ़ॉन्ट को हटा दिया जाए, कुछ चमकीले कलर्स को हटा दिया जाए, ऐसे रंग जो बहुत ही चमक धमक वाले हैं उनको हटा दिया जाए, एनिमेशंस को कम कर दिया जाए और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हुए एक फैमिलियर सा, एक आसान पैटर्न दिया जाए, जिससे किसी भी उपयोगकर्ता को नया डिज़ाइन समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा समय ना लगे और वो बिना किसी दिक्कत के उस डिज़ाइन को यूज़ करना शुरू कर दें। आइए अब हम कुछ नियम समझेंगे जो अलग अलग डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं, ताकि हम एक अच्छा डिज़ाइन बना पाएँ जिसमें हमारा संज्ञानात्मक भार कम से कम रहे। सबसे पहले मिलर ने हमें कुछ नियम दिए थे। इनमें से पहला है कि एक साधारण इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 चीज़ें ही याद कर पाएगा, और हम थोड़ा सा और सोच लें तो शायद 5 से 9। इससे ज़्यादा, इससे कम किसी भी साधारण इंसान के लिए चीज़ें एक बारी में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इससे हम डिज़ाइनर्स को ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी यूज़र को 5 से 6 से ज़्यादा वस्तुएं एक साथ, इससे ज़्यादा विकल्प साथ में नहीं दिए जाने चाहिए। जैसे कि अगर हम ये चित्र यहाँ देखें, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, करीब करीब 20 शब्द दिए गए हैं इसमें। आप इनको देखें, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप 5, 6 और शायद 7, 8 से ज़्यादा शब्द जल्दी से याद कर पाएंगे। हाँ, शायद अगर आप इस पे ज़्यादा देर लगाए तो शायद और याद कर पाएंगे, बट फिर आप अपनी मानसिक ऊर्जा इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो आपके लिए एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस बनाएगा। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर से स्क्रीन को स्वाइप करेंगे, आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 आइकन्स ही दिए जाएंगे। थोड़ा सा उसे बड़ा करने के बाद शायद आपको और बटन मिल जाएं, पर ऊपर ऊपर से देखने पर आपको 5 या 6 ही मिलेंगे। उसके बाद हमें कुछ नियम गेस्टाल्ट ने भी दिए थे, जैसे कि निकटता। अगर कुछ वस्तुएं आपस में निकट हैं, पास में रखी गई हैं, तो हम उन्हें ये समझेंगे कि वो एक साथ हैं। जैसे कि एक ये हमारा लोगो है मास्टर कार्ड का, ये दोनों जो हमारे गोले हैं लाल और पीला, ये इतने साथ में रखे गए हैं कि हम ये देख के आसानी से समझ सकते हैं कि ये लोगो एक ही साथ है। इसी तरह यूनिलीवर का भी जो लोगो है, उसमें जो ये यू बना हुआ है, ये यूनिलीवर के बहुत पास है, बहुत ही निकट रखा गया है, ताकि हम ये देखते रहें कि ये आसपास हैं, तो ये एक ही चीज़ को बता रहे हैं। इसी तरह कॉन्टिन्यूटी का भी एक नियम है कि जो चीज़ें एक लाइन में साथ दी गई हैं वो एक साथ होंगी। उदाहरण के तौर पर आप कोका कोला का ये लोगो देखेंगे, तो ये दोनों के दोनों सी, उनके ओ, पूरी जो अक्षर हैं सारे, वो एक लाइन में सीधे सीधे दिए गए हैं, जिससे हम इन्हें एक साथ ही देखेंगे, इन्हें समझेंगे कि ये एक ही हैं।
उसके बाद गेस्टाल्ट ने और हमें कुछ नियम दिए थे, जैसे सामान्य क्षेत्र, जो भी चीज़ें एक साथ एक ही क्षेत्र में रखी गई हैं वो एक साथ ही होने चाहिए। जैसे एक ये हमारा उदाहरण ट्विटर से है जो कि अब एक्स बन चुका है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारा चित्र है, हमारे उपयोगकर्ता का नाम, उसके लिए छोटा सा एक ये कैप्शन दिया गया है, ये समय और तारीख उस चित्र को पोस्ट करने का, लाइक, कमेंट और भी बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें दी गई हैं साथ में। पर क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ दी गई हैं तो हम ये मानते हैं कि ये एक ही ट्वीट का सारा दिया गया है। इसी तरह गेस्टाल्ट ने हमें एक चंकिंग नाम से भी नियम दिया है, जिसमें हम अगर अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को छोटे छोटे डब्बों में बना के डाल दें तो वो उनके लिए याद करना आसान रहेगा। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे कि सीधे हाथ को जो हमें वेबसाइट का पेज दिया गया है, ये कुछ आप पढ़ तो लेंगे इसे, पर आपके लिए इसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या क्या था इसमें। जबकि अगर आप ये देखें उल्टे हाथ को इसी के साथ में, ये छोटे छोटे बक्से दिए गए हैं, उनमें डाल के बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये आपके लिए याद करना, समझना, पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा। अब हम एक और नई चीज़ पर ध्यान देंगे जो कि है रिकॉग्निशन वर्सेस रिकॉल। अब रिकॉग्निशन होता है पहचानना और रिकॉल करना होता है याद करना। आइए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम अगर पहचान करने की बात करें, ऐसा मानिए कि आप किसी शादी में गए हैं, वहाँ जाकर आपने किसी रिश्तेदार की शक्ल देखी और आपने ये अपने दिमाग में सोचा कि ये रिश्तेदार जाना पहचाना तो लग रहा है, बट मुझे इनका नाम नहीं ध्यान। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है रिकॉग्निशन का, पहचान करने का, कि आपने उनकी शक्ल देख के उन्हें पहचान तो लिया कि ये आपके रिश्तेदार हैं, पर आप ये याद नहीं कर पा रहे कि ये कौन है। अब याद करना थोड़ा सा अलग है। याद करना होगा कि आपने उस रिश्तेदार को पहचान तो लिया, अब आपको ये याद करना है कि वो कौन है, वो कौन से रिश्तेदार हैं, कहाँ से आपके रिश्ते में लगते हैं वो। ये ध्यान करना आएगा रिकॉल में, यानी कि याद करने में। अब हम देखेंगे कुछ और तरीके की संज्ञान। वितरित संज्ञान यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन। इसका मतलब है कि हमारे जो मानसिक ऊर्जा है वो अलग अलग जगह पर एक ही समय पे इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप एक हवाई जहाज़ को चलाने बैठे हैं, तो यहाँ आप एक चित्र में देखेंगे कि एक हवाई जहाज़ चालक यानी कि पायलट, उसके लिए एक ही बारी में कितनी सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए एक हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए। आपको ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको ट्रैफ़िक से कंट्रोल से बात भी करनी है, आपस में पायलट भी बात करते हैं। आपको ये देखना है कि हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूर है अपनी मंजिल से। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पायलट को ध्यान रखनी पड़ती हैं एक ही समय पर। तो आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसे हम बोलते हैं वितरित संज्ञान यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन। इसी तरह हमारे पास एक बाहरी कॉग्निशन यानी कि बाहरी संज्ञान लेना भी होता है, जिससे हम अपने आसपास की छोटी छोटी वस्तुओं को यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके हम याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब हुआ कि हम अपनी मानसिक जो ऊर्जा है वो हम खुद से ना लगाकर
हम बाहरी वस्तुओं से इस्तेमाल करवा रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि जब भी आप राशन लेने जाते हैं तो आप एक पर्ची बनाते हैं, लिखते हैं उसमें कि क्या क्या कितना कितना चाहिए। अब आप ये खुद याद करके भी जा सकते हैं, पर आपके लिए इतनी सारी वस्तुएं याद रखना एक कठिन काम है। इसलिए आप एक पर्ची बनाते हैं, जाके दुकानदार को देते हैं और वो आपको फिर सामान दे देता है। इसी तरह हमारे पास दो और तरह के संज्ञान हैं। एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभवी, हम याद करते हैं कि हमने कुछ अनुभव किया, उससे हमें कुछ सीख मिली। जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जैसे जैसे आप साइकिल चलाते हैं आपके लिए साइकिल चलाना आसान होता जाता है। आप कुछ करते हैं खुद, आप में उसमें और बेहतर होते जाते हैं। प्रैक्टिस करना, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना यही कहलाता है। इसी तरह रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे विकल्प हैं, हमें उनमें से चुनना है कि हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। हम अपने दिमाग की ऊर्जा सोचते हैं और हम भी फिर ये और फिर हम चुनते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। जैसे कि अगर हम ये सोचें कि हम कहीं बाहर जाने का एक प्लान बनाएं, आपके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं कि आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं, या फिर मुझे उसकी जगह पाव भाजी खानी है, या फिर दाल मखनी खानी है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप फिर सोचकर ये चुन सकते हैं कि आपको आखिरकार क्या खाना है। एक और पहलू आज हम पढ़ेंगे, एक और विषय, कॉग्निटिव और कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग। अब ऑफलोडिंग से हमारा क्या मतलब है कि हम अपना भार हटा दें। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग यानी कि संज्ञानात्मक भार हटाना, ये होता है कि जब हम बाहरी वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपने दिमागी ऊर्जा को कम लगाएं। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जब हम राशन लेने जाते हैं तो हम एक पर्ची बनाते हैं और उस पे लिखते हैं, ना कि हम खुद ही वस्तुओं को याद करें। इसी तरह कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग भी काफ़ी एक जैसी ही है, पर जो छोटा सा एक फ़र्क आता है वो है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ये काम करने के लिए। जैसे हम अगर कुछ कठिन कैलकुलेशन करना चाहें तो शायद हम वो खुद दिमाग में कर लें, हमें थोड़ा समय लगे। पर यही अगर हम अपना मोबाइल उठाएं, कैलकुलेटर खोलें और उसमें वो जल्दी से कर दें, आसान होगा वो। और यही कहलाता है कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग, जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने दिमाग का संज्ञानात्मक भार कम करें। अब ये आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट, जिसमें हमें amazon.in की वेबसाइट को देखना है और हमें उसमें ऐसे 2 फीचर ढूंढने हैं जिनसे हमारा जो संज्ञानात्मक भार है वो कम होता है। लीजिए थोड़ा सा समय और पूरा करिए इसे। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें जो पहला विकल्प मिलता है, जो हमें पहला फीचर मिलता है ऐसा, वो है कि जो हमारा जो मेन्यू है वो बहुत ही सिंपल है। एक साधारण सा ब्लैक, साधारण सा काला हमारा एक जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ किया गया है एक सफ़ेद बैकग्राउंड पे। बिल्कुल आसान है इस्तेमाल करना, इसे सरल है।
और कोई भी यूज़र्स को परेशानी नहीं होगी इसको इस्तेमाल करने में। इससे हमारा संज्ञानात्मक भार कम होगा। इसी तरह जो हमारा सेटिंग्स का पेज है वो भी बहुत ही आसान है। हमने इसमें चंकिंग का इस्तेमाल देखा कि छोटी-छोटी वस्तुओं को बक्सों में बनाकर डाला गया ताकि हम उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, और बीच-बीच में जगहें दी गई हैं ताकि जो चीज़ें साथ में हैं वो साथ में दी गई हैं, जो अलग हैं वो दूर दी गई हैं। इसी तरह आपको अमेज़न में ही ऐसे भी 2 फीचर ढूँढने हैं जिनसे उपयोगकर्ताओं का, लोगों का जो संज्ञानात्मक भार है वो बढ़े। ये देखिए, सबसे पहले तो एक हमें बहुत ही लंबी सी एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अमेज़न के डिवाइसेस, फ़िल्में, कपड़े, खाने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। एक ही लिस्ट में ये सब दी गई हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो सकता है कि हमें कौन सा चाहिए। इतनी बड़ी लिस्ट को देखकर कोई भी एक बार के लिए सोचेगा कि उन्हें क्या चाहिए, तो ये हमारा संज्ञानात्मक भार बढ़ाता है। इसी तरह हम देखें कि जैसे ही हमने एक गिफ्ट आइडियाज़ नाम के सेक्शन पे क्लिक किया, तो ये इसने एक बहुत ही साधारण से तरीके में बहुत सारे विकल्प दे दिए, बहुत सारी वस्तुएं दिखा दी, बिना कुछ बताए कि क्या किससे मेल खाता है। यहीं पे अगर ये जो गिफ्ट कार्ड हैं ये साथ में दे दिए जाएं और इनके आसपास एक बक्सा बना दिया जाए कुछ गेस्टाल्ट के नियम को यूज़ करके, तो शायद ये बेहतर हो पाएगा। ये कुछ किताबें एवं वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन्हीं चीज़ों को और गहन तरीके से पढ़ सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। धन्यवाद।